हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरिहर काका पाठ का प्रश्न अभ्यास, जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 से। बच्चों, हरिहर काका कहानी से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है कथावाचक। कथावाचक कहने का अर्थ है लेखक। यहाँ पे आप लेखक भी लिख सकते हैं। कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? तो बच्चों, हमने कहानी में पढ़ा था कि लेखक और हरिहर काका दोनों क्या थे? पड़ोसी थे। और लेखक की माँ ने उन्हें बताया था कि हरिहर काका उन्हें बहुत प्यार करते थे। हरिहर काका का अपना कोई संतान नहीं था और वह लेखक को संतान की तरह ही प्यार करते थे। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे आप, हरिहर काका और कथावाचक, या आप लेखक भी लिख सकते हैं। दोनों के बीच में बड़े ही मधुर एवं आत्मीय संबंध थे, क्योंकि दोनों एक गांव के निवासी थे। कथावाचक गांव के चंद लोगों का ही सम्मान करता था और उसमें हरिहर काका एक थे। इसके निम्नलिखित कारण हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला हम लिखेंगे हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे। दूसरा लिखेंगे कथावाचक की माँ के अनुसार हरिहर काका ने उसे बचपन में बहुत प्यार किया था। और तीसरा लिखेंगे कथावाचक के बड़े होने पर उसकी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई थी। दोनों आपस में बहुत ही खुलकर बातें करते थे। हरिहर काका अपनी सारी बातें लेखक से बताते थे और लेखक भी अपनी सारी बातें हरिहर काका से करते थे। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र भी थे। दूसरा प्रश्न हमारा है बच्चों, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? तो बच्चों, क्यों लगने लगे बताइए आप लोग? क्योंकि महंत भी लालची इंसान था, बहुत ही स्वार्थी था। वो सिर्फ अपने लिए सोचता था। और उनके भाई भी बहुत ही स्वार्थी थे। वह अपने स्वार्थ बस हरिहर काका की सेवा कर रहे थे, ताकि हरिहर काका के मरने पर उनकी सारी संपत्ति उनके नाम हो जाए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हरिहर काका एक निसंतान व्यक्ति थे। निसंतान कहने का अर्थ है बच्चों, उनका कोई भी बच्चा नहीं था। उनके पास 15 बीघे जमीन थे। हरिहर काका के भाइयों ने पहले तो उनकी खूब देखभाल की, परंतु धीरे धीरे उनकी पत्नियों ने काका के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। महंत को जब यह पता चला तो वह बहला फुसलाकर काका को ठाकुर बाड़ी ले आया और उन्हें वहां रखकर उनकी खूब सेवा की। साथ ही उसने काका से उनकी 15 बीघे जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिखवाने की बात की। काका ने जब ऐसा करने से मना किया तो महंत ने उन्हें मार पीट कर जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। इस बात पर दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। दोनों पक्ष कौन? एक तरफ हरिहर काका के भाई थे और दूसरी तरफ महंत। दोनों पक्ष ही स्वार्थी थे। उनके भाई भी स्वार्थी थे और महंत भी स्वार्थी था। वे हरिहर काका को सुख नहीं दुख देने पर उतारू थे। उनका हित नहीं अहित करने के पक्ष में थे। दोनों का लक्ष्य जमीन हथियाना था। इसके लिए दोनों ने ही काका के साथ छल व बल का प्रयोग किया। इसी कारण हरिहर काका को अपने भाई और महंत एक ही श्रेणी के लगने लगे। चलिए बच्चों, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? तो बच्चों, उससे पता चलता है उनकी भक्ति भावना का। गांव के लोग जो भी कुछ करते थे उससे पहले वह ठाकुर बाड़ी में जाते थे और ठाकुर जी को भोग लगाते थे। इसका उत्तर इस प्रकार लिखें आप, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उनसे उनकी ठाकुर जी के प्रति
भक्ति भावना, आस्तिकता, प्रेम एवं विश्वास को पता चलता है। वे अपने प्रत्येक कार्य की सफलता का कारण ठाकुर जी की कृपा को मानते हैं। हमने पढ़ा था, अगर किसी का फसल अच्छा होता है तो उनका यह मानना होता है कि उनकी फसल जो है वह ठाकुर जी की कृपा से अच्छी हुई। किसी की पुत्री का विवाह जल्दी हो गया, अच्छे घर में हो गया, तो वह क्या मानते थे कि यह जो है वह ठाकुर जी की वजह से हुआ है। तो इस प्रकार की आस्था लोगों के मन में थी। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, हरिहर काका पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि जब तक उनकी संपत्ति उनके पास है तब तक लोग उनकी सेवा करेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे। लेकिन जब वह अपनी संपत्ति अपने भाइयों या महंत के नाम कर देंगे, उस दिन से उनके बुरे वक्त शुरू हो जाएंगे। ऐसा वह क्यों सोचते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने गांव में कुछ लोगों को ऐसे देखा है। तो चलिए इसका उत्तर देखें। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक उनकी ज़मीन जायदाद उनके पास है तब तक सभी उनका आदर करते हैं। ठाकुर बाड़ी के महंत उनको इसलिए समझाते हैं क्योंकि वह उनकी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं। उनके भाई उनका आदर सत्कार ज़मीन के कारण ही करते हैं। हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी ज़मीन किसी और के नाम लिख दी। बाद में उनका जीवन नरक बन गया। वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो। पांचवा प्रश्न हमारा है बच्चों, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? तो बच्चों, हरिहर काका को जबरन महंत उठा करके ले गया था और उनके साथ उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया। साथ ही सादे कागजों पे उनके अंगूठे के निशान भी ले लिए। इसका उत्तर लिखेंगे, महंत के संकेत पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत हरिहर काका को उठाकर ले गए थे। पहले उन्हें समझा बुझाकर सादे कागज पर अंगूठे का निशान लेने का प्रयास किया। सफलता न मिलने पर जबरदस्ती निशान लेकर हाथ, पांव और मुंह बांधकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो पांचवें प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिखें। छठा प्रश्न हमारा है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? तो बच्चों, गांव वाले के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि हरिहर काका के मामले में गांव वाले जो थे वह दो वर्गों में बट गए थे। एक वर्ग कहता था कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम करनी चाहिए और दूसरा वर्ग कहता था कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन अपने भाइयों को देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाइयों ने शुरू से उनकी देखरेख की, इस वजह से। तो चलिए देखिए इसका उत्तर। हरिहर काका के मामले में गांव के लोगों के दो वर्ग बन गए। दोनों ही पक्ष के लोगों की अपनी अपनी राय थी। आधे लोग परिवार वालों के पक्ष में थे। उनका कहना था कि काका की ज़मीन पर हक तो उनके परिवार वालों का बनता है। काका को अपनी ज़मीन जायदाद अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। ऐसा न करना भाइयों के प्रति अन्याय होगा। अब दूसरा पक्ष कहता है कि महंत हरिहर की ज़मीन उनको मोक्ष दिलाने के लिए लेना चाहता है, तो हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देना चाहिए। इससे उनका नाम या यश भी फैलेगा और उन्हें सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जितने मुँह थे उतनी बातें होने लगी। प्रत्येक का अपना मत था। इन सब का एक कारण था बच्चों, हरिहर काका का विदुर और निसंतान होना, और उनके पास था 15 बीघे जमीन, जिसकी लालसा महंत को भी थी और उनके भाइयों को भी थी। तो प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। सातवां प्रश्न हमारा है बच्चों, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है।
बच्चों, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मृत्यु जो है वह एक अटल सत्य है। हर मनुष्य को एक न एक दिन मरना है, तो इसीलिए किसी को भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। अब देखिए इसका उत्तर लिखेंगे। लेखक ने यह इसलिए कहा है क्योंकि अज्ञान की ही स्थिति में, अर्थात सांसारिक आसक्ति या नश्वर संसार के सुख की इच्छा के कारण ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। जब उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि मृत्यु तो अटल सत्य है, क्योंकि जो इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तथा जब यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो इस मृत्यु के माध्यम से प्रभु हमें नया शरीर और नया जीवन देते हैं। तब वे मृत्यु से घबराते नहीं, डरते नहीं, बल्कि मृत्यु आने पर उसका स्वागत करते हैं, अर्थात उसका वरण करते हैं। तो देखा बच्चों, मृत्यु क्या है? एक अटल सत्य है। हम मोह के बंधनों में बंधे रहते हैं, इसीलिए हमें मृत्यु से डर लगता है। आपने देखा होगा ज्ञानी और सन्यासी लोगों को, उन्हें कभी भी मृत्यु से भय नहीं होता। 8वां प्रश्न हमारा है, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज़्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों। आज धीरे धीरे देखेंगे तो परिवारों में एक दूसरे के प्रति प्यार जो है वह खत्म होने लगा है। लोग स्वार्थवश एक दूसरों के साथ हैं। अब रिश्तों से ज़्यादा रिश्तेदार की कामयाबी और स्वार्थ सिद्धि की अहमियत है। रिश्ते ही उसे अपने पराये में अंतर करने की पहचान करवाते हैं। रिश्तों के द्वारा व्यक्ति की समाज में विशेष भूमिका होती है। रिश्ते ही सुख दुख में काम आते हैं। यह दुख की बात है कि आज के इस बदलते दौर में रिश्तों पर स्वार्थ की भावना हावी हो जाती है। रिश्तों में प्यार और बंधुत्व समाप्त हो जाता है। बच्चों, जहाँ स्वार्थ की भावना पैदा होती है वहाँ प्यार कभी नहीं पनपता है। इसीलिए हमें रिश्ते हमेशा प्यार से निभाने चाहिए, ना कि स्वार्थ की भावना से। इस कहानी में भी यदि पुलिस ना होती तो परिवार वाले काका की हत्या कर देते, क्योंकि वह स्वार्थवश हरिहर काका की सेवा कर रहे थे। उनसे कोई प्यार नहीं करता था। इंसानियत तथा रिश्तों का खून तब स्पष्ट नजर आता है जब महंत तथा परिवार वालों को काका के लिए अफसोस नहीं, बल्कि उनकी हत्या न कर पाने का अफसोस है। ठीक इसी प्रकार आज रिश्तों से ज़्यादा धन दौलत की अहमियत दी जाती है। लेकिन बच्चों, हमें रिश्तों को अहमियत देना चाहिए, ना कि धन दौलत की। धन दौलत तो कई बार कमाए जा सकते हैं, लेकिन रिश्ते एक ही बार कमाए जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा रिश्तों का कद्र करना चाहिए। 9वां प्रश्न देखिए बच्चों, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? तो बच्चों, किस प्रकार आप मदद करेंगे? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिए। यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उसकी सहायता निम्न प्रकार से करेंगे। पॉइंट वाइज लिखें, ज़्यादा बेहतर है। पहला लिखेंगे, सबसे पहले हम उसके घर वालों को समझाएंगे कि वे अपने पुनीत कर्तव्य के प्रति सचेत रहें। पुनीत कहने का अर्थ है बच्चों पवित्र, यानी मन में उनके प्रति कैसी भावना होनी चाहिए? पवित्र, निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। दूसरा, असहाय व्यक्ति की खान पान, रहन सहन, वस्त्र आदि की व्यवस्था समय अनुसार करें। तीसरा, उसके परिवार के सदस्यों को समझाएंगे कि असहाय व्यक्ति की यदि तुम सहायता करोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, अर्थात उनकी जमीन संपत्ति स्वतः ही तुम्हें मिल जाएगी। अर्थात उनकी जमीन संपत्ति स्वतः ही तुम्हें मिल जाएगी। अगर हम लोभ लालच से किसी की सेवा करते हैं बच्चों, तो वह हमारा जो लोभ लालच है, स्वार्थ है, वह कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा निस्वार्थ भावना से सेवा करनी चाहिए। उसके बाद लिखेंगे, धूर्त महंत, पुजारी, साधु आदि की रिपोर्ट पुलिस में करेंगे और पुलिस को बताएंगे
कि उनकी आँखों पर लालच का चश्मा लगा हुआ है। ये असहाय व्यक्ति की ज़मीन पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ असहाय व्यक्ति हरिहर काका को कहा गया है बच्चों, क्योंकि उनका कोई भी नहीं है जो उनकी देख रेख करे। 5वां पॉइंट आप लिखिए, भाइयों, महंत, साधु व पुजारियों की खबर मीडिया को देंगे ताकि उनका दुष्प्रचार हो सके। साथ ही सरकारी हस्तक्षेप से उन्हें अपने किए की सजा मिल सके। साथ ही हरिहर काका जैसे व्यक्ति को न्याय मिल सके। 10वां प्रश्न हमारा है बच्चों, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, अगर मीडिया होती तो वो उनकी सहायता करती। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, हरिहर काका का जिस प्रकार से धर्म और घर अर्थात खून के रिश्तों से विश्वास उठ चुका था, उससे वे मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वे बिल्कुल चुप रहते थे, किसी की भी कोई बात का कोई उत्तर नहीं देते थे। वर्तमान दृष्टि से यदि देखा जाए तो आज मीडिया की अहम भूमिका है। लोगों को सच्चाई से अवगत कराना उनका मुख्य कार्य। जनसंचार के द्वारा घर घर में बात पहुंचाई जा सकती है। इसके द्वारा लोगों तथा समाज तक बात पहुंचाना आसान है। यदि हरिहर काका की बात मीडिया तक पहुंच जाती तो शायद स्थिति थोड़ी भिन्न होती। वे अपनी बात लोगों के सामने रख पाते और स्वयं पर हुए अत्याचारों के विषय में लोगों को जागृत करते। हरिहर काका को मीडिया ठीक प्रकार से न्याय दिलवाती, उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने की व्यवस्था उपलब्ध कराने में मदद करती। जिस प्रकार के दबाव में वे जी रहे थे, वैसी स्थिति मीडिया की सहायता मिलने के बाद नहीं होती। तो बच्चों, अगर मीडिया उस गांव में जा पाती तो हरिहर काका की जो स्थिति हुई वह नहीं होती, लोगों तक उनकी बात पहुंचती, वह मानसिक रूप से बीमार नहीं होते, बल्कि अपनी बात को खुल करके लोगों के सामने रखते। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखें। तो बच्चों, हरिहर काका कहानी का प्रश्न अभ्यास यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।